हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रेम कुमार है और मुझे आज आपके समक्ष मानव जनन, जिसे इंग्लिश में ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं, टॉपिक मिला है। तो आज इसके बारे में एकदम विधिवत डिटेल से जानेंगे क्या क्या होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और आप जितना समझेंगे उतना अच्छा होगा। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे एनसीईआरटी में इतने सब टॉपिक में इसको डिवाइड किया गया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को, जिसमें पहला हमारा टॉपिक है पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरा टॉपिक है हमारा स्त्री जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और तीसरा है हमारा युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस। और चौथा है आतर्व चक्र। आतर्व चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम आम भाषा में माहवारी भी कहते हैं। और पांचवा टॉपिक हमारा निषेचन एवं अंतरोपण। निषेचन मतलब होता है फर्टिलाइजेशन और अंतरोपण मतलब इम्प्लांटेशन। इसको आगे हम लोग बहुत बढ़िया डिटेल में जानेंगे। और ये अगला है हमारा सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन। सगर्भता एवं सगर्भता मतलब होता है प्रेगनेंसी और इसको बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस, मतलब भ्रूण हमारा आगे कैसे डेवलप होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट वाला टॉपिक है हमारा प्रसव, जिसको पार्टुरिशन बोलेंगे, और दूध स्राव जिसको लैक्टेशन बोलते हैं। जैसे बच्चे के जन्म के पास माँ से जो दूध बनना शुरू होता है उसी को बोलते हैं दूध स्राव। और इस अभी हम आज के लिए इस टॉपिक को लेते हैं और आगे जैसे जैसे लेक्चर आएगा उसको फिर आगे की ओर बढ़ेंगे और डिटेल में देखेंगे। तो हमारा पहले हम रिप्रोडक्शन के बेसिक जानते हैं। बेसिक मतलब कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, जनन क्या होता है और जीवों में कैसे कैसे पाया जाता है। तो पहले हम शुरू करते हैं कि हमारा प्रजनन क्या है, प्रजनन क्या होता है। तो पिछले चैप्टर में इसके बारे में हम लोग पढ़े होंगे, फिर भी हम बेसिक के लिए बताते हैं। प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है। पहला तो बात होता है कि जैविक प्रक्रिया क्या होता है। तो ऐसी प्रक्रिया है जो जीवित जीवों में चलती है। जीवित जीवों जैसे श्वसन हो गया, पाचन हो गया। पाचन का मतलब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सब क्रिया को हम जैविक प्रक्रिया कहते हैं। तो प्रजनन एक जैविक क्रिया मतलब जीवित जीव में होती है और इसमें जिसमें एक जीव अपनी जाति के निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने जैसे संततियों का जन्म देता है। मतलब कि अपने जाति की निरंतरता से मतलब है जैसे कि अगर इंसान है उसमें प्रजनन ना हो, इंसान अगर प्रजनन करना छोड़ दे तो विलुप्त हो जाएगा। मतलब बाद में अगर कोई जीव ऐसा हो तो पता ही नहीं चलेगा कि वो पहले कोई इंसान रहता था। तो प्रजनन जो होता है निरंतरता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, जिससे कोई जाति कोई जीव एक्सटिंक्ट नहीं होता, मतलब विलुप्त नहीं होता है। दूसरा बात है संततियों की उत्पत्ति करता है। संतति मतलब होते हैं बच्चे। संतति मतलब होता है बच्चे, अपने जैसे बच्चों की उत्पत्ति करता है। दूसरा एक क्वेश्चन है कि क्या जो जीव प्रजनन नहीं करते हैं, क्या जो जीव प्रजनन नहीं करते हैं वे सजीव नहीं है। ये आपको हम क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हम अगले लेक्चर में बताएंगे। और प्रजनन को मुख्यतः दो भाग में डिवाइड करते हैं। प्रजनन जो हमारा है उसको मुख्यतः दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन, इसमें ये प्रजनन ऐसा है ना जिसमें केवल एक जीव की आवश्यकता होती है। केवल एक जीव, एक पेरेंट की आवश्यकता होती है, या तो वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। दूसरा है लैंगिक प्रजनन। ये एडवांस टाइप का होता है। एडवांस टाइप का होता है, इसमें दो पेरेंट की आवश्यकता होती है, एक मेल होगा और एक फीमेल फीमेल होगा। फिर आगे हम फर्दर इसकी विशेषता देखते हैं कि क्या क्या अंतर होता है। तो देखिए अलैंगिक जनन की क्या क्या विशेषताएं होती है। अलैंगिक जनन में जो होता है सिंपल होता है एकदम, इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं होता है और टाइम भी बहुत कम लगता है। और इसमें युग्मक नहीं बनते हैं। युग्मक मुख्यतः नहीं बनते हैं, लेकिन एक प्रक्रिया जिसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं उसमें युग्मक देखा जाता है। पार्थेनोजेनेसिस जो हमारा है मधुमक्खियों में देखा जाता है। मधुमक्खी में ऐसा देखा जाता है तो मधुमक्खी है दो प्रकार का युग्मक बनाती है, जिसमें एक निषेचित होकर मादा मक्खी को बनाता है और जो एक युग्मक है हमारा, जैसे अब ये मधुमक्खी हो गई तो ये दो युग्मक बनाएगी, एक एन और एक ये वाला भी एन। ये अलग से निषेचित होकर बना देगा आपका मादा मधुमक्खी, और ये जो है ये ड्रोन बना देगा। ड्रोन होता है नर। तो देखिए यहाँ पे युग्मक तो बना है लेकिन बिना निषेचन के ड्रोन बन गया है। तो ये एक ऐसा बात देखा जाता है कि अलैंगिक जनन में मैक्सिमम जो होता है युग्मक नहीं पाया जाता, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस है जो हमारे मधुमक्खियों में एक जनन का प्रकार होता है, उसमें देखा जाता है युग्मक बनता है लेकिन युग्मक से डायरेक्ट ड्रोन बन जाता है। यहाँ पे निषेचन नहीं होता है। आगे बोल रहा है कि संतति जो होते हैं पेरेंट के समान। संतति जो होते हैं पेरेंट के समान, जिनको क्लोन बोला जाता है। संतति जो होते हैं पेरेंट के समान होते हैं। जैसे क्लोन, क्लोन का मतलब हो गया जैसे हम जीरोक्स कराने जाते हैं तो सेम टू सेम दूसरा कॉपी बनता है, वैसे ही ये क्लोन होते हैं। अगला है हमारा लैंगिक जनन के विषय। लैंगिक जनन कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे चरण होते हैं लैंगिक जनन में, आगे हम पढ़ेंगे। लैंगिक जनन जो कॉम्प्लेक्स होता है और टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज्यादा समय लगता है और इसमें युग्मक भी बनते हैं और इसमें निषेचन भी होता है और संतति में वेरिएशन होता है।
आपने देखा होगा कि हम अपने माता पिता से भिन्न होते हैं, मतलब देखने में उनके जैसा एकदम सेम टू सेम नहीं होते, मतलब हमको उसमें विविधता हमको देखने को मिलता है। हमको क्या मिलेगा? विविधता। विविधता का मतलब होता है कि एक दूसरे से अलग दिखना, माता से अलग, पिता से अलग, ऐसे दिखेंगे हम। आगे बोल रहा है कि अब जैसे चैप्टर का नाम था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन तो पहले जानते हैं ह्यूमन में कैसा रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो पहले तो लैंगिक जनन करता है ह्यूमन, यानी कि उसमें एक मेल रहेगा और एक फीमेल रहेगा। और दूसरा है कि जो मानव है वो जरायुज होता है। जरायुज का मतलब होता है कि बच्चों का जन्म देते हैं। और इसको एक और नाम से जाना था, सजीव प्रजक। सजीव प्रजक का भी मतलब और जरायुज सेम होता है। इंग्लिश में उसको बोला जाता है विविपेरस। और आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा, ताकि हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, इंग्लिश में मैक्सिमम एक ही नाम रहता है, इसलिए आप हो सके तो इंग्लिश में ही इसको ध्यान रखिएगा कि विविपेरस। विविपेरस मतलब जरायुज। जरायुज मतलब कि पेट में बच्चे बच्चे रहते हैं और जन्म में बच्चों का देंगे। जैसे एग्जाम्पल में हो गया, हम ह्यूमन आ जाएंगे, गाय आ गई, भैंस आ गया, ये सब हो जाएगा। और एक होता है अंड प्रजक। अंड प्रजक मतलब होता है कि अंडा देंगे। अंड प्रजक मतलब होता है अंडा देंगे। अंडा में जैसे आगे आपका हैन मुर्गी हो गई, ये सब बर्ड हो गया, ये सब अंड प्रजक होता है। अंड प्रजक का मतलब सीधे डायरेक्ट अंडा देंगे। और सजीव प्रजक मतलब होता है सीधे बच्चों का जन्म देंगे। आगे बढ़ाती है कि लैंगिक द्विरूपता पाया जाता है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब होता है कि हम उसको देख के बता सकते हैं, और मानव को देख के बता सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब होता है। और जन्निक घटना जो होती है यौनारंभ, मतलब जैसे हम प्यूबर्टी में आ जाते हैं तब हमें जन्निक घटना, जैसे स्पर्म बनना शुरू होता है, ये सब जन्निक घटना बोलते हैं। आगे देखते हैं जन्नी घटना क्या क्या होती है। तो जन्नी घटना में बहुत सारा क्रम है, एक एक देखते हैं। जन्नी घटना देखिए, पहला है एक मेल हम लेते हैं। सॉरी, मेल है एक और एक फीमेल है। तो मेल हमारा बना दिया स्पर्म। स्पर्म हिंदी में बोलेंगे इसको शुक्राणु। और फीमेल जो है बनाती है अंडाणु, जिसको ओवम बोलते हैं। और जो स्पर्म है वो मादा जनन अंग में जाते हैं। मादा जनन अंग में कैसे जाते हैं? तो जैसे संभोग के दौरान जब लास्ट वाइट डिस्चार्ज होता है हमारे पेनिस से, तो मादा जनन मार्ग में प्रवेश करते हैं। मादा जनन मार्ग में प्रवेश करते हैं। मादा जनन मार्ग में प्रवेश करते हैं, और इस प्रोसेस को वीर्य सेचन कहा जाता है। जो यह प्रक्रिया होती है उसे वीर्य सेचन कहते हैं। मतलब कि शुक्राणु का मादा जनन मार्ग में पहुंचना वीर्य सेचन कहलाता है। और यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु मादा जनन मार्ग में, शुक्राणु और अंडाणु दोनों फ्यूज हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं निषेचन। चलिए एक बार शुरू से देखते हैं क्या है प्रोसेस। जननी घटना में एक मेल लिए हम और दूसरा है फीमेल। मेल बनाता है शुक्राणु और फीमेल बनाता है अंडाणु। और शुक्राणु जो होते हैं मादा जनन मार्ग में प्रवेश करते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं वीर्य सेचन। मादा जनन मार्ग में कैसे प्रवेश करेंगे? तो एक, जैसे हम लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान लास्ट डिस्चार्ज जो होता है जिसको हम सीमेन बोलते हैं, तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जो जाते हैं, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं वीर्य सेचन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसेमाइनेशन। और शुक्राणु जब मादा जनन मार्ग में पहुंच गया और अंडाणु दोनों जब मिलते हैं, इस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। निषेचन के बाद भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है, उसको भी देखते हैं आगे हम। देखिए, निषेचन निषेचन के बाद आपका युग्मनज बनता है। युग्मनज को इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। फिर जाइगोट से ब्लास्टूला बनता है। ब्लास्टूला का निर्माण होगा। ब्लास्टूला का निर्माण होगा और विकास। फिर जो आपका ब्लास्टूला बना है, ब्लास्टूला गर्भाशय की दीवार से चिपक जाएगा। क्या हुआ?
जो निषेचन के बाद युग्मनज बना है, युग्मनज से ब्लास्टूला का निर्माण होगा और विकास होगा, और ब्लास्टूला हमारा जो है गर्भाशय की दीवार से जाके चिपक जाएगा। जैसे देखिए ग्राफ डायग्राम में बनाता हूँ। ये अंडाशय हो गया, अंडाशय से अंडाणु निकलता है और फैलोपियन ट्यूब से आगे बढ़ता है, और इधर से आपका स्पर्म आता है, स्पर्म आगे बढ़ता है और यहाँ पे कहीं आके निषेचन हो जाता है, और निषेचन के बाद ये युग्मनज बनता है, युग्मनज इधर आता है, आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है और आके गर्भाशय की दीवार पे चिपक जाएगा, गर्भाशय की दीवार पे चिपक जाता है। इस प्रक्रिया का एक नाम है, इसको बोलते हैं अंतरोपण, इंग्लिश में बोलेंगे इम्प्लांटेशन। क्या है एक बार फिर से समझते हैं। निषेचन हुआ, युग्मनज बना, युग्मनज से ब्लास्टूला का निर्माण और विकास हुआ और ब्लास्टूला जाके गर्भाशय की दीवार में चिपक जाएगा, इसको बोलेंगे अंतरोपण, इसको बोलेंगे अंतरोपण। क्या होता है, जैसे देखिए पहले तो ये आपका फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट हो गया, यहाँ से स्पर्म एंट्री करता है और इधर से क्या होता है, अंडाशय जो होता है वो अंडाणु बनाता है, ये आपका अंडाणु हो गया, अंडाणु जाके फैलोपियन ट्यूब से होते हुए आगे बढ़ता है और इधर से जाके स्पर्म इसको निषेचित करेगा, फिर बनेगा युग्मनज, युग्मनज युग्मनज से ब्लास्टूला बनेगा और ब्लास्टूला आगे की ओर बढ़ते बढ़ते ये हमारा गर्भाशय, और गर्भाशय की दीवार पे जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, इस प्रक्रिया को बोलेंगे अंतरोपण। उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप होता है जो हमारा जाइगोट बना था, जाइगोट से अंतरोपण हुआ, अंतरोपण के बाद भ्रूण बनेगा, अंतरोपण के बाद भ्रूण बनता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं भ्रूणोद्भव, इंग्लिश में बोले एम्ब्रायोजेनेसिस, इसको बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। और भ्रूण भ्रूण से एक नवजात शिशु बनेगा, भ्रूण से एक नवजात शिशु बनेगा, इस पीरियड को बोलते हैं गर्भावस्था, इस पीरियड को बोलेंगे गर्भावस्था। फिर नवजात शिशु का जन्म होगा, नवजात शिशु का जन्म होगा जिसको बोलते हैं प्रसव, नवजात शिशु के जन्म को प्रसव बोलते हैं। प्रसव के बाद दुग्ध श्रवण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चलिए एक बार शुरू से देखते हैं क्या हुआ, क्या कैसा प्रोसेस हुआ। देखिए जननी घटना में एक मेल है और फीमेल है, मेल जो है शुक्राणु का निर्माण किया और फीमेल जो है अंडाणु का निर्माण किया, और शुक्राणु जो है मादा जनन मार्ग प्रक्रिया द्वारा पहुंचते हैं जिसको वीर्य सेचन कहते हैं। वो प्रक्रिया क्या होगी, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो हमारे पेनिस से फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज जिसको हम सीमेन बोलते हैं, वो जो हमारी फीमेल होती है उसके वेजाइना में डाल दिया जाता है, इसी प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहा जाता है। और वेजाइना से होते हुए शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होगा, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को ही क्या बोलते हैं, निषेचन। निषेचन के बाद एक और संरचना बनता है जिसको हम बोलते हैं युग्मनज, निषेचन के बाद एक और संरचना बनता है जिसको युग्मनज बोलते हैं। युग्मनज के बाद ब्लास्टूला का निर्माण होगा और विकास होगा, ब्लास्टूला का निर्माण और विकास होगा, और ब्लास्टूला जो होगा गर्भाशय की दीवार पर जाके चिपक जाएगा, ब्लास्टूला जो होगा गर्भाशय की दीवार पर जाके चिपक जाएगा और इसको बोलेंगे अंतरोपण। यहाँ पे जैसे हम रफ डायग्राम में बताए थे, एक बार और बताते हैं। जैसे देखिए ये योनि है, ये अंडाशय है और ये फैलोपियन ट्यूब है। तो देखिए क्या हुआ, जब वीर्य सेचन हुआ तो शुक्राणु यहाँ पे आ जाते हैं और शुक्राणु आगे की ओर बढ़ते हैं, और उसी वक्त ये अंडाणु हमारा फैलोपियन ट्यूब से होते हुए आता है और
ये फेलोपियन ट्यूब में एक जगह होता है, वहाँ पे आके मिलते हैं, उस जगह को आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद इग्नज बनता है, इग्नज फर्दर ब्लास्टुला बनता है, और ब्लास्टुला बढ़ते बढ़ते आके गर्भाशय की दीवार में क्या होगा, चिपक जाएगा। इसी प्रक्रिया को बोलेंगे अंतःरोपण। आगे देखते हैं। अब देखिए, अंतःरोपण से भ्रूण बनेगा, इस प्रक्रिया को बोलते हैं भ्रूणोद्भव, और इसको इंग्लिश में एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं। भ्रूण से नवजात शिशु बनेगा, इस पूरे प्रक्रिया को गर्भावस्था बोलते हैं। गर्भावस्था ह्यूमन में 9 मंथ्स का होता है। आगे देखते हैं नवजात शिशु का। फिर नवजात शिशु का जन्म होगा, जिसको प्रसव बोलते हैं, और प्रसव के बाद मादा जो होती है, मादा माँ, उससे दुग्ध स्त्राव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आगे देखते हैं। अब देखिए, युग्मक जनन। युग्मक जनन का हुआ मतलब कि युग्मक का निर्माण। युग्मक जनन मतलब युग्मक का निर्माण। युग्मक का निर्माण। अब देखिए, युग्मक जनन दो प्रकार का होता है। पहला है आपका शुक्राणु जनन, और दूसरा है आपका अंडाणु जनन। और इसमें कुछ डिफरेंस होता है, अभी हम बताएंगे, लेकिन जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो और बढ़िया से इसमें छोटा मोटा डिफरेंस आपको बताते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, शुक्राणु जनन मतलब होता है शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया। शुक्राणु जनन का मतलब डेफिनेशन बोला जाए तो होता है शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया, और यह जीवन पर्यंत चलती है। जीवन पर्यंत मतलब थ्रू आउट द लाइफ, लाइफ टाइम चलती है, जब तक जीवन रहेगा तब तक। मतलब कि एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ा मेल भी स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और तीसरा, ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसमें देखते हैं अंडाणु जनन। तो सेम टू सेम, जैसे शुक्राणु जनन था तो शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया, वैसे ही अंडाणु जनन। अंडाणु जनन में क्या होगा, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया। और ये जैसे शुक्राणु जनन होता है, जीवन पर्यंत चलता है, ये जीवन पर्यंत नहीं चलता है। ये 45 से 50 वर्ष जब एज होगा, 45 से 50 वर्ष एज होगा, तो ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज मतलब बंद हो जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मीनोपॉज। इस प्रोसेस को मीनोपॉज बोलते हैं। और जैसे ये प्यूबर्टी पर स्टार्ट होता है, जो शुक्राणु जनन है, ये प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब होता है यौनावस्था। जब हमारा दाढ़ी मुछाना शुरू होता है, उस समय प्यूबर्टी पर स्टार्ट होता है। लेकिन ये माँ ये मादा माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है। मादा माँ, जैसे कि कोई लड़की है, उसमें अंडाणु जनन है ना, तो जो अपने माँ के गर्भ में रहेगी ना, तभी वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक बार और डिफरेंस देखते हैं। युग्मक जनन दो प्रकार का, शुक्राणु जनन, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया, और ये जीवन पर्यंत मतलब थ्रू आउट द लाइफ, जितना दिन आदमी जिएगा उतना दिन बनेगा। मतलब कि एक बूढ़ा व्यक्ति भी स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, और प्यूबर्टी पर ये स्टार्ट होती है। और अंडाणु जनन है अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया, और दूसरा ये 45 से 50 वर्ष का एज जब होगा एक फीमेल का, तब ये बंद हो जाएगा। और इस प्रोसेस को बोलेंगे, इसके लिए एक टर्म है, इसको बोलते हैं मीनोपॉज। और ये कब शुरू होता है, तो मादा माँ गर्भावस्था में ही शुरू हो जाता है। जब मादा माँ के गर्भावस्था में जो बच्चा रहेगा तभी शुरू हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब जनन अंग। जनन अंग क्या होते हैं, तो जनन अंग वैसे अंग जो मानव के जनन में मदद करते हैं, उनको जनन अंग कहते हैं। ये दो प्रकार का होते हैं, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीय जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग उनको बोलते हैं जो युग्मक का निर्माण करते हैं। प्राथमिक जनन अंग उनको बोलेंगे जो युग्मक का निर्माण करते हैं। दूसरा है कैटेगरी, सेक्स हार्मोन का निर्माण करते हैं। सेक्स हार्मोन का निर्माण करते हैं। जैसे युग्मक का निर्माण, प्राथमिक जनन अंग युग्मक का निर्माण करते हैं, और सेक्स हार्मोन का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो मेल में वृषण होता है, और फीमेल में अंडाशय होता है। मेल में वृषण होता है और फीमेल में अंडाशय होता है। वृषण एक हार्मोन देता है आपको, टेस्टोस्टेरोन।
और अंडाशय एक हार्मोन बनाता है एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है, और एस्ट्रोजन है जो फीमेल कैरेक्टर के लिए, मतलब कि मेल मेल जैसा दिखेगा उसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है, और फीमेल के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन। एक बार और देखते हैं प्राथमिक जननंग क्या होता है। तो वैसे जननंग जो युग्मक का निर्माण में मदद करते हैं उसको प्राथमिक जननंग करते हैं। सेक्स हार्मोन बनाते हैं, सेक्स हार्मोन बनाते हैं। और एग्जाम्पल में देखा जाए तो मेल का जो प्राथमिक जननंग है वो वृषण है। मेल का जो प्राथमिक जननंग है वो वृषण है, और फीमेल का जो प्राथमिक जननंग है वो अंडाशय है। और कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन करता है और ये एस्ट्रोजन करता है। दूसरा देखते हैं द्वितीयक जननंग। तो द्वितीय जननंग उसको बोलते हैं जो युग्मक के ट्रांसपोर्ट का रास्ता देते हैं। जैसे देखिए, वृषण आपका युग्मक बनाता है, और वृषण जो है युग्मक बनाता है, और युग्मक को पहुंचना है कहाँ, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। तो किस रास्ते द्वारा जाएगा ना, तो जितना अंग युग्मक का ट्रांसपोर्ट के लिए रास्ता प्रदान करेगा उसको बोलते हैं द्वितीयक जननंग। और ये फर्टिलाइजेशन में भी मदद करेंगे, फर्टिलाइजेशन में भी मदद करेंगे, इम्प्लांटेशन में भी मदद करेंगे, और जो फीटस बनेगा मतलब कि जो भ्रूण बनेगा उसके डेवलपमेंट मतलब विकास में भी मदद करेगा। एक बार और देखते हैं क्या होता है द्वितीय जनन। द्वितीय जनन क्या होता है, युग्मक के ट्रांसपोर्ट का रास्ता देते हैं। जैसे युग्मक वृषण में आपका स्पर्म बना, तो स्पर्म को कहाँ जाना है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंचने के लिए जो भी अंग रास्ता प्रदान करेंगे उसको बोलेंगे द्वितीयक जननांग। और दूसरा है फर्टिलाइजेशन में भी मदद करेंगे, इम्प्लांटेशन मतलब अंतरोपण। अभी बताया कि जो हमारा ह्यूमरस बनता है गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है उसी को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और लास्ट है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब कि भ्रूण से जब नवजात शिशु बनेगा तो उसमें भी मदद करेंगे। अब अगला हमारा टॉपिक है नर जनन तंत्र। अगला टॉपिक है हमारा नर जनन तंत्र। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसको भी दो भाग में, प्राथमिक जननांग और बोलेंगे द्वितीय जननांग। तो प्राथमिक जननांग अभी बता दिए कि क्या होता है प्राथमिक जननांग। तो वैसे अंग जो युग्मक का निर्माण में मदद करते हैं, सेक्स हार्मोन बनाते हैं, तो उसको प्राथमिक जननांग कहते हैं। तो नर में क्या होगा प्राथमिक जननांग, एग्जाम्पल में लिख देंगे वृषण। दूसरा है द्वितीय जननांग। द्वितीय जननांग क्या बताएं, तो वैसे जननांग जो युग्मक के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, डेवलपमेंट में मदद करते हैं, फीटस के मतलब भ्रूण के डेवलपमेंट में मदद करते हैं। अगला है अंतरोपण में मदद करते हैं, निषेचन में मदद करते हैं, उसको द्वितीय जननांग कहते हैं। और द्वितीय जननांग को इतने कैटेगरी में बांटा गया, जैसे पहला है बाह्य जननांग, बाह्य जननांग। दूसरा है सहायक ग्रंथियां, और तीसरा है सहायक नलिकाएं। तीसरा क्या है, सहायक नलिकाएं। तो देखिए बाह्य जननांग में हमारा पेनिस होता है, पेनिस मतलब शिश्न। दूसरा है आपका स्क्रोटम, स्क्रोटम मतलब वृषण कोश। अब देखिए बाह्य जननांग जैसे नाम से, बाह्य मतलब होगा बाहर, और जननांग मतलब जननांग। तो वैसे जननांग जो हमको बाहर से ही दिखाई देते हैं उसको बोलेंगे बाह्य जननांग। तो आप देखे होंगे कि पेनिस मेल, मेल में पेनिस जो है बाह्य जननांग है, और स्क्रोटम वृषण कोश जिसमें वृषण हमारा रहता है उसको बोलते हैं वृषण कोश। और सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां में तीन ग्रंथियां आती है। पहला है शुक्राशय, जिसको इंग्लिश में सेमाइनल वेसिकल बोलते हैं। दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, और आपका तीसरा है बल्बो यूरोथ्रल ग्लैंड। अब देखिए इसके बारे में खास बात बताते हैं कि जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है सिंगल होता है। सिंगल मतलब एक होता है, बाकी ये डबल होता है जोड़े में। सहायक ग्रंथियों में शुक्राशय आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, और बल्बो यूरोथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरोथ्रल ग्लैंड का एक और नाम है काउपर ग्लैंड। अगला है सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं मतलब वैसी नलिकाएं जो युग्मक के लिए, युग्मक के लिए रास्ता देगी, उसको बोलेंगे सहायक नलिकाएं। पहला तो उसमें आ जाएगी रेटेटेस्टिस, जिसको वृषण नलिका बोलेंगे। दूसरा है वासा एफ्रेंसिया। तीसरा है एपिडिडाइमिस।
जिसको हम अधिविरीषण बोलते हैं। चौथा है आपका वासा डिफरेंशिया। चौथा है आपका वासा डिफरेंशिया यानी शुक्रवाहिका। और लास्ट है मूत्र मार्ग, इंग्लिश में बोलेंगे यूरेथ्रा। एक बार और देखते हैं सहायक नलिकाएं में कहा था रेटे टेस्टिस, हिंदी होता है इसका वृषण नलिका। दूसरा है वासा डिफरेंशिया, इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्र अपवाहिका। और तीसरा है इपिडिडाइमिस। और चौथा है वासा डिफरेंशिया। और पांचवा है आपका मूत्र मार्ग। आगे इसका डायग्राम है एनसीईआरटी का, देखते हैं डायग्राम क्या है। देखिए ये आपका जो कवरिंग है, ये जो आपका कवरिंग है इसको बोलेंगे वृषण कोश। और ये है आपका वृषण, जिसको हम प्राथमिक जननांग बोले थे। और वृषण कोश जिस थैलीनुमा संरचना में रहता है उसको वृषण कोश कहते हैं। उसके बाद से ये हो जाएगा वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया यानी इसको शुक्र अपवाहिका बोलते हैं। ये है अधिविरीषण। ये अधिविरीषण है जो वृषण के पोस्टीरियर साइड मतलब पीछे की ओर होता है। और वहां से ये जो लंबी नलिकार संरचना निकलती है इसको बोलते हैं शुक्रवाहिका। और ये है मूत्राशय और ये है मूत्रवाहिनी। तो जो शुक्रवाहिका होता है वो मूत्रवाहिनी पे एक लूप पीछे की ओर से लूप बनाकर आता है और यहाँ पे फूल जाता है। फूले हुए भाग को एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला और शुक्राशय है ये। एम्पुला और शुक्राशय मिलकर संकलन नली बनाते हैं, जो इस डायग्राम में क्लियर नहीं है, अगले वाले डायग्राम में क्लियर है तो वहां पे बताएंगे आपको। और ये जो ग्लैंड आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके नीचे ये जो छोटा सा ग्लैंड दिख रहा है, ये छोटा सा ग्लैंड है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग जो होता है ये आपका जो मूत्राशय है उसी का कंटिन्यूएशन है, मतलब कि वहां से एक नलिका निकलती है जिसको मूत्र मार्ग बोलते हैं। और ये जो संकलन नली है पीछे की ओर से मूत्र मार्ग में ही जाके खुलती है, यानी मूत्र और श्रृंखला नली मिल जाते हैं। यानी जो मूत्र मार्ग है ये मूत्र के लिए भी कॉमन है और जनन के लिए कॉमन है, मतलब इसी से होके स्पर्म भी आएगा और इसी से होके आपका मूत्र भी आएगा। यानी इसको मूत्र मार्ग को मूत्र जनन नली भी बोलते हैं। आगे का डायग्राम देखते हैं। देखिए यह है शुक्राशय और यह है आपका वासा डिफरेंशिया। जैसे हम बोले थे कि वासा डिफरेंशिया और शुक्राशय की जो नलिका है मिलकर ये संकलन नली बनाती है। वहां पे क्लियर नहीं था, उस डायग्राम में क्लियर नहीं था संकलन नली। देखिए यहाँ पे जो ये वाली नलिका जा रही है ये संकलन नली है। और संकलन नली जो है देखिए ये आपका मूत्राशय है। मूत्राशय से एक नली निकलती है जिसको मूत्र मार्ग बोलते हैं। तो संकलन नली और मूत्र मार्ग आके खुल गए और ये कॉमन हो जाते हैं। कॉमन हो जाते हैं मतलब कि यहाँ से जो
वृषण से हमारा स्पर्म बना, स्पर्म यहाँ से होते हुए, वृषण से स्पर्म बना, स्पर्म यहाँ से होते हुए इस रास्ते से होते हुए यहाँ पर भी आएगा, और मूत्र जो है वो भी यहाँ से, मतलब कि जो स्पर्म है वो भी इसी रास्ते से जाएगा, और जो हमारा मूत्र है वो भी इसी रास्ते से बाहर आएगा। ठीक है। और ये है हमारा शिश्न। शिश्न अंतिम छिरों पर जाके अंतिम की ओर जाकर फूल जाता है, जिसको शिश्न मूंड बोलते हैं। शिश्न जो होता है अंतिम की ओर जाकर फूल जाता है, उसको शिश्न मूंड बोलते हैं। और शिश्न मूंड के ऊपर पतली त्वचा होती है, पतली त्वचा होती है, जिसको प्रीप्यूस बोला जाता है। जैसे मुस्लिम धर्म के लोगों में इसको काट दिया जाता है, जिसको खतना भी बोला जाता है। तो यही तक था हमारा टॉपिक, अब अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।